हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। ये है लर्नर यूट्यूब चैनल और मैं हूं विक्रम रॉय। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर में हम चार्ज को लेकर पढ़ेंगे कि चार्ज क्या है, चार्ज का क्या मामला है, वह सब। बट ये जो लेक्चर सीरीज़ है, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि ये जो सीरीज़ है इसका कोई सपोर्टिव, ये जो टॉपिक है इसका कुछ सपोर्टिव टॉपिक है। लाइक ये जो इलेक्ट्रोस्टैट्स है, इसको समझने के लिए तुमको क्लास 11 जो है उसका वेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ओके, वेक्टर लाइक वेक्टर ट्रायंगल लॉ, वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंट क्या है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर का जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो सब अच्छे से आना चाहिए। ओके, अगर वो सब ठीक है तुम्हारा तो ठीक है। अगर वेक्टर का जो पोर्शन है, वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें अगर कोई डाउट है तो आई टैब में वेक्टर का एक पूरा लेक्चर सीरीज़ है, 20 to 25 मिनट्स का वीडियो है, 5-7 वीडियो है, वो पहले देख कर आओ। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट को कंटिन्यू करो तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा उससे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोस्टैट्स, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैट? इलेक्ट्रोस्टैट का एक्चुअल मतलब क्या है? हमारा जो ये चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट, इसका एक्चुअल मतलब क्या है? देखो, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब क्या है? स्टैटिक्स का बेसिक मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट, अ थिंग विच इज़ इन रेस्ट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है चार्ज पार्टिकल इज इन रेस्ट। चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में हो, रेस्ट में मतलब कोई चार्ज पार्टिकल का कोई वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी ज़ीरो है, एक ही जगह पे चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड है। ये जो चार्ज पार्टिकल है, अब ये जो फिनोमेना, जो एक्टिविटी दिखाएगा, ओके, जो एक्टिविटी हम देखेंगे उस एक्टिविटीज़ के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। ये जो जो एक्टिविटी करेगा उसके ऊपर ही ये चैप्टर टोटली बेस्ड है। ओके, तो चार्ज रेस्ट में है। तो अब एक पॉइंट आएगा कि चार्ज क्या है। एकदम बेसिक से बोले तो चार्ज क्या है? बेसिक अबाउट चार्जेस। व्हाट इज चार्ज? चार्ज को हम चार्ज बोले तो हम क्या समझते हैं? एकदम बेसिक से बोले तो आवर यूनिवर्स इज मेड ऑफ many objects and all objects are contains atoms. All objects are made by atoms. ओके, हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है, हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है, लाइक मेरा ये लैपटॉप, मेरे पेन, मैं खुद, हमारा अंदर भी बहुत सारा एटम, मॉलिक्यूल एटम होता है। ओके, तो वो जो एटम है, हम क्लास 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एटम के अंदर क्या क्या रहता है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है और एटम के बाहर वाला एक ऑर्बिट रहता है। ऑर्बिट, ड्राइंग थोड़ा रफ है, ठीक है। ऑर्बिट रहता है, एक न्यूक्लियस और एक ऑर्बिट। अब ये जो न्यूक्लियस है, यह क्या क्या रहता है? यह रहता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। और ये जो ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो एक एटम में फंडामेंटली 3 एलिमेंट रहता है ना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है ये इक्वल एंड अपोजिट है, देख ही रहे हो, एक माइनस है और एक प्लस है। अब देखो ये जो एटम होता है, ये जो एटम्स होते हैं, इसका जो चार्जेस होता है एटम का, ओवरऑल चार्ज 0 होता है, क्योंकि एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जिसके एटॉमिक नंबर बोलते हैं ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है, एक एटम में जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अगर इक्वल रहे तो वो जो सिस्टम है, वो जो एटम है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। ओके, तो हमारा आसपास जो भी सब्सटेंस है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो भी एटम्स है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और यूनिवर्स का एक रूल है कि हर कोई भी ऑब्जेक्ट में कोई भी एटम हो तो वो खुद को न्यूट्रल रखना चाहता है, इन रेस्ट और इन न्यूट्रल बोलो, वो अपना जो स्टेबल कंडीशन है उसको ही मेंटेन रखने का ट्राई करता है। तो देखो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो बैलेंस है, मतलब प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर का जो बैलेंस है, इसको अगर कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटीज करके डिस्ट्रॉय किया जाए, देन वी कैन गेट अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कैसे करेंगे देखो, एक सिंपल सा है, ये जो एटम है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और ऑल्सो द न्यूट्रॉन तो है ही है, और बाहर वाला जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बाहर से एक एनर्जी इस एटम में डालें और ये जो एक्सटर्नल वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये अगर ये एनर्जी गेन करके बाहर आ जाए इस शेल से, तब क्या होगा? तब ये जो एटम है, एटम का टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन नंबर पहले भी जितना था अब भी उतना ही है, बट इलेक्ट्रॉन नंबर एक घट गया। उससे क्या हुआ, ये जो टोटल एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। ऐसे हम वो जो चार्ज है उसको पाते हैं। तो चार्ज का एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है? एक स्टेबल एटम को कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देके उसका एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके आउटर मोस्ट शेल से अगर बाहर निकाल दे, तब वो जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया वो होगा नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, अभी जो एक्सटर्नल एनर्जी है ये बहुत तरीके से दिया जा सकता है बेस्ड ऑन द एटम। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये जो हमारा जो एटम्स होता है, इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब बेसिकली द पॉजिटिव चार्जेस, दे आर ऑल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द शेल। ओके, ये जो शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज बांध के रखता है। ओके, ये जो अट्रैक्शन है इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्योंकि ये जो 12th का टॉपिक है या एंड में मॉडर्न फिजिक्स है। ओके,
वहाँ भी ये टर्म्स आएगा। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को जो बांध के रखने का जो कैपेबिलिटी है, जो एनर्जी है, जिसका बाइंडिंग एनर्जी जितना ज़्यादा होगा, मतलब ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर ये न्यूक्लियस बहुत स्ट्रेंथ से बांध के रखे तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए एक्सटर्नल जो एनर्जी लग रहा है वो भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो बेस्ड ऑन दैट कि जो मटेरियल को हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो एटम के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एटम का बाइंडिंग एनर्जी कितना है। अगर बाइंडिंग एनर्जी कम है तो वह जो एक्सटर्नल एनर्जी है वो भी कम लगेगा। अगर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है तब वह एनर्जी भी ज़्यादा लगेगा। आई बात समझ? तो बाइंडिंग एनर्जी इज द इम्पोर्टेंट टर्म एक्चुअली। ओके, बहुत सारा वे है, उसमें से जस्ट एक वे को हम अब डिस्कस करेंगे, जो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन टू रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स ईच अदर, इट्स कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के थ्रू भी हम दो ऑब्जेक्ट के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। वही बात, डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स बाइंडिंग एनर्जी। हम कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं और उसका बाइंडिंग एनर्जी कितना है। ओके, तो फ्रिक्शन के थ्रू जो एनर्जी जनरेट होता है, जो एक्सटर्नल एनर्जी जनरेट होता है, वो ऑब्वियसली बहुत ही कम होता है। तो हम जो ऑब्जेक्ट के बीच ये फ्रिक्शन वाला काम करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का बाइंडिंग एनर्जी भी यह कम होना चाहिए। ओके, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच, लाइक ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट ए के साथ ऑब्जेक्ट बी का अगर फ्रिक्शन करे तो देखा जाएगा जिस सरफेस में फ्रिक्शन हो रहा है उस सरफेस में, लाइक ये वाला सरफेस में कुछ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ये वाला सरफेस में नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ओके, यह पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यह आ रहा है नेगेटिव चार्ज। कैसे आ रहा है? ये जो फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन में ये जो रीजन है, यह जो एटम्स है, लाइक बहुत सारे एटम्स है, ये दो है, अच्छा और एक ड्रॉ कर दे तो यहाँ का एटम्स ये है, ये सब है। तो यहाँ से एक एक करके इलेक्ट्रॉन, यह लाइक इलेक्ट्रॉन्स है, यह और ये वाला, यह भी एटम्स है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन जंप करके फ्रिक्शन के लिए जो एनर्जी जनरेट हो रहा है, वो एनर्जी ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और गेन करके इस शेल से बाहर आके इस शेल में सेट हो रहा है। लाइक ये वाला जो इलेक्ट्रॉन ये इस शेल से बाहर आके इस शेल में सेट हो जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, ये जो एटम है इसका जो ओवरऑल चार्ज बैलेंस था वो हो जा रहा है डिस्टर्ब। उससे क्या हो रहा है, ये टोटल जो एटम है ये एक पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जा रहा है, उसके लिए ये एक नेगेटिव चार्ज के तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे हम यह स्टैटिक चार्ज का एक कॉन्सेंट्रेशन देख सकते हैं। ये हो रहा है किसके लिए? फ्रिक्शन के लिए, ओनली फॉर फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन के लिए जो चार्ज जनरेट होता है ये बहुत कम समय के लिए रहता है। वो जो सरफेस में जनरेट हो रहा है, यहाँ प्लस चार्ज जनरेट हो रहा है और यहाँ माइनस चार्ज जनरेट हो रहा है, वो जस्ट 2 to 5 मिनट के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 या 1.5 मिनट के लिए रहेगा। उसके बाद वो जो चार्ज है, जो एनर्जी को गेन करके वो सेपरेट हुआ है, वो एनर्जी रेडिएट करके, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए ही रेडिएट करेगा, रेडिएट करके फिर से न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्योंकि एटम का बेसिक प्रिंसिपल है, वो जिस स्टेट में न्यूट्रलाइज रहता है उस स्टेट को ही वो मेंटेन करने का ट्राई करता है। तो न्यूट्रलाइज होने के लिए ट्राई करेगा, उसके लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट करेगा। वही हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वहाँ कुछ फोर्स भी जनरेट होगा, वो फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ओके,
वो हम सेकेंड लेक्चर में ऑब्वियसली कवर करेंगे। तो ये फ्रिक्शन वाला मामला है, फ्रिक्शन से हम स्टैटिक चार्ज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम समझा है उसका ही पॉइंट था, ये आगे समझा दिया। ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक्चुअल थ्योरी क्या है, एटॉमिक थ्योरी क्या है, एटम से इसका रिस्पॉन्स क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन उसका जो शेल है, शेल से कुछ बाहर वाला एनर्जी गेन करके उस शेल से बाहर आ रहा है, और उसके लिए वो जो एटम है, एटम पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो हो रहा है नेगेटिवली चार्ज। ओके, लेट्स सी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ है, ये सीरीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का एक MCQ यहाँ से आता है कि इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ क्या है। देखो हमारा जो नेचर है, नेचर में कुछ ऑब्जेक्ट को हम इस सीरीज़ में लाए हैं, क्योंकि देखो पहले ही हम समझा दिया कि बाइंडिंग एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि हर कोई ऑब्जेक्ट के लिए फ्रिक्शन वाला जो एक्टिविटी है वो काम नहीं करेगा। जिस ऑब्जेक्ट का बाइंडिंग एनर्जी के ऑर्डर में वो फ्रिक्शन का एनर्जी आता है, उस ऑब्जेक्ट के लिए ही फ्रिक्शन वाला जो प्रोसेस है काम करेगा। लाइक फूर, हेयर ऑफ एनी एनिमल स्किन, लाइक डॉग, लाइक कैट, उसका जो बाल होता है वो सब, ग्लास, पेपर, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, वुड, मेटल, रबर, जानते हो सब, ये सब बहुत ही कॉमन चीज़ है। रेजिन, बहुत लोग जानते हो रेजिन क्या है। रेजिन जो हमारा जो वुड का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, लाइक गिटार, लाइक जो होता है, बहुत कुछ होता है। तो वुड का जो मटेरियल होता है उसको पॉलिश करने के लिए रेजिन यूज़ होता है, ठीक है, रेजिन। एम्बर एक वैक्स है, टाइप ऑफ वैक्स। और एबोनाइट, ये ग्राफाइट टाइप मटेरियल है। तो ये सब जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को एक ऑर्डर में हम अरेंज किए। इस ऑर्डर का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर ये ऑर्डर ब्रेक हो जाए तो ये सीरीज़ नहीं बनेगा। ग्लास के ठीक बाद ही पेपर होना चाहिए। पेपर अगर ऊपर चला जाएगा तो काम नहीं बनेगा। ग्लास, पेपर, सिल्क, देन ह्यूमन बॉडी, देन वुड, देन मेटल्स, देन रबर, देन रेजिन, देन एम्बर, देन एबोनाइट। ये जो ऑर्डर है, इसको अगर हम ऊपर से नीचे आए तो ऑर्डर टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन कैप्चर कैपेसिटी। मतलब क्या है? मतलब है कि अगर हम ग्लास से सिल्क को रब करें, ग्लास मतलब समझते हो ना, ग्लास से अगर सिल्क को रब करें तो ग्लास से ज़्यादा सिल्क इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा। मतलब क्या? सिल्क ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा और ग्लास कम इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा। मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब क्या है? एक ग्लास से अगर सिल्क का कोई कपड़ा रब करे, सिल्क का कोई कपड़ा रब करे तो सिल्क का जो एरिया और ग्लास का जो एरिया होगा, उस ग्लास का एरिया पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा और सिल्क का जो एरिया है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। मामला ये है। लाइक अगर हम अगर ह्यूमन बॉडी और सिल्क को रब करें, सिल्क का जो कपड़ा हम पहनते हैं, सिल्क को रब करें तो क्या होगा? ह्यूमन बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड होगा और सिल्क पॉजिटिवली चार्ज होगा। बात ये है, दैट्स इट। अगर ये देखो, ये जो एम्बर है, एम्बर और एम्बर से अगर हम रबर को रब करेंगे तो एम्बर होगा नेगेटिवली चार्ज्ड एंड रबर होगा पॉजिटिवली चार्ज। मतलब क्या है? जो जितना नीचे रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी करने का कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। दैट्स इट। ओके, ये जो सीरीज़ है तुमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन कुछ साल में आया था। ओके, नॉट दैट अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेंट, बट याद रखना पड़ेगा तुमको। बोल नहीं सकते कब
आ जाए, है ना। अच्छा, मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन नेचर इन चार्ज पर्सपेक्टिव। चार्ज के नज़रिए में कितना तरह का मटेरियल्स होता है इन नेचर में। हम तो जानते हैं बेसिकली सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये एक स्टेट ऑफ मटेरियल है, बट चार्ज के पर्सपेक्टिव में मटेरियल कितने तरह का होता है। चार्ज के पर्सपेक्टिव में मटेरियल होता है 3 तरह का। फर्स्ट वन कंडक्टर, सेकेंड वन insulator, and third one is very important, it's semiconductor। ये जो सेमीकंडक्टर है इसके ऊपर एक चैप्टर है पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये सेमीकंडक्टर के ऊपर ही बेस्ड है। ओके, तो कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर क्या है? कंडक्टर का मतलब जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली और इजीली मूव कर सकता है। कंडक्टर का मतलब क्या हुआ? चार्ज कैन मूव इजीली ऑन इट। चार्ज बहुत ही आसानी से इसके अंदर से मूव कर सकता है। इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ? इंसुलेटर का मतलब जिसके अंदर से चार्ज इजीली मूव नहीं कर सकता है, लगभग ना के बराबर। चार्ज कैन नॉट मूव इनसाइड इट। ओके, इंसुलेटर। कंडक्टर का एग्जांपल क्या है? कॉपर है, कॉपर, आयरन, एयू, एजी, गोल्ड, सिल्वर, ये सब। और ग्राफाइट, ऑब्वियसली नॉन मेटल के अंदर ग्राफाइट है। तो ये सब कंडक्टर का एग्जाम्पल है। तुम लोग क्लास 7 या 8 से ये सब पढ़ते आ रहे हो, तो बोलने का कोई ज़रूरत नहीं आई थिंक। और इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर वुड है, रबर है, ये सब इंसुलेटिंग, ग्लास है, पेपर है, सब इंसुलेटर्स है। सेमीकंडक्टर क्या है और इसका एक्चुअल बात क्या है, थोड़ा सा जान लो कि कंडक्टर जो है उसमें अगर चार्ज का मूवमेंट बहुत टाइम से अगर हुआ, चार्ज का मूवमेंट, तब उसके अंदर एक हीट जनरेट होता है। हीट, अगर कोई कंडक्टर के थ्रू बहुत देर से चार्ज का मूवमेंट हो रहा है तो उसके अंदर एक हीट जनरेट होता है, जिसके कारण, उस हीट के कारण चार्ज का जो कंडक्टिविटी है, चार्ज का जो फ्लो रेट है वो घट जाता है। मतलब क्या, अगर हीट बढ़ गया, जो कंडक्टर के अंदर अगर हीट बढ़ गया तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहा है उसका फ्लोइंग रेट घट जाएगा। ये कंडक्टर है। बट फॉर द सेमीकंडक्टर दिस विल हैव अ डिफरेंट सिनेरियो कि एक सेमीकंडक्टर के अंदर अगर चार्ज का फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ, तब अगर हीट जनरेट होता है तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। समझे? कंडक्टर में क्या होता है, हीट अगर बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी घट जाएगा, यानी कि चार्ज का जो मूवमेंट है वो घट जाएगा। ओके, बट सेमीकंडक्टर में ये नहीं होता। सेमीकंडक्टर में अगर हीट बढ़ जाए, जो सेमीकंडक्टर ऑब्जेक्ट है, लाइक सेमीकंडक्टर ऑब्जेक्ट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इसमें अगर हीट बढ़ जाए, कोई भी कारण हीट बढ़ जाए तो इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रेट है वो बढ़ जाएगा। ये है सेमीकंडक्टर। इसके ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है, तो उसका एक अलग से लेक्चर सीरीज आएगा, डोंट वरी। तो चार्ज के पर्सपेक्टिव में ये 3 तरह का मटेरियल नेचर में एग्जिस्ट करता है। एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है और एक सेमीकंडक्टर है। ओके, दैट्स इट। अब देखो, इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अगर एक कंडक्टर के अंदर हम कुछ चार्ज को प्लेस कर दें, यहाँ बीच में एक इलेक्ट्रॉन है, अब होगा क्या?
ये जो बाजू वाला जो एटम है उससे एक पॉजिटिव चार्ज आके ये इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके इसको न्यूट्रल कर देगा। तो अगर इधर से एक पॉजिटिव चार्ज आया तो यह हो जाएगा नेगेटिव। सिमिलरली इधर भी होगा, यहाँ से और एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको न्यूट्रल करेगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। ऐसे इधर भी होगा, एटलीस्ट ये हो जाएगा नेगेटिव। अब देखो इसके बाद इधर तो कोई एटम नहीं है इसको चार्ज देने के लिए, है क्या? नहीं है। सिमिलरली इस तरफ भी होगा, सिमिलरली हर तरफ होगा। ये चार्ज अंदर था उसके हर तरफ ही ये एक्टिविटी होगा। उसका जो बाजू वाला जो एटम्स है वो कुछ कुछ चार्ज उसको देके उसको न्यूट्रलाइज करेगा और जो एटम्स है वो खुद चार्ज हो जाएगा। एंड ऐसे ही चलता रहेगा। चलते चलते कितना तक चलेगा कि बाउंड्री वाला जो एटम्स है उस तक ये एक्टिविटी चलेगा, क्योंकि बाउंड्री के बाद कोई एटम नहीं है उस बाउंड्री वाले जो एटम्स है उसको चार्ज देने के लिए। ये सब बोलने का एक्चुअल मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर कंडक्टर के अंदर हम कुछ चार्ज को प्लेस कर दे तो वो चार्ज अंदर नहीं रहेगा। क्या होगा? वो सरफेस वाला जो एटम का लेयर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब अंदर अगर हम चार्ज को रख दे कोई कंडक्टर के अंदर अगर कोई चार्ज को प्लेस कर दे तो वो चार्ज सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज रखे तो नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर पॉजिटिव रखे तो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? कंडक्टर के अंदर इनसाइड कोई चार्ज नहीं रह सकता। इनसाइड द कंडक्टर no charges, inside the conductor not any charges can stay, it come to the surface। तो कंडक्टर के अंदर अगर हम कोई चार्ज को रख देते हैं तो वो चार्ज उस कंडक्टर का जो सरफेस है उस सरफेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, ये हो गया कंडक्टर के लिए। अगर हम एक इंसुलेटर यूज करें, इंसुलेटर के अंदर अगर हम कोई चार्ज को रख देते, लाइक ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज को अगर कुछ पॉइंट में रख देते है तो वो चार्ज उस पॉइंट में ही रह जाएगा। क्योंकि कंडक्टर को जो मटेरियल है उसमें कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है, इंसुलेटर के अंदर वो सब प्रॉपर्टी नहीं रहता। चार्ज कैन नॉट मूव इनसाइड इट, तो मूव नहीं करेगा ना, चार्ज मूव ही नहीं करेगा। तो जहां हम चार्ज को प्लेस कर दिए वही रह जाएगा। तो इंसुलेटर के अंदर अगर हम कोई चार्ज को रख देते हैं तो चार्ज वही रह जाता है। ओके, तो अगर कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज हम रख देते हैं तो चार्ज सरफेस में आ जाएगा। अगर इंसुलेटर के अंदर हम कोई चार्ज रख देते हैं तो चार्ज जहाँ रखा है वही रह जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है ना? तो कंडक्टर इंसुलेटर को बोलने का जो नीड था ये था, जो पर्पस था वो था ये। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब जो इस लेक्चर का लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, चार्ज को किस तरह से हम ये जो पूरा चैप्टर है वो जो इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो चैप्टर होगा, जो इसका सीरीज होगा, यह चार्ज को हम किस तरीके से देखेंगे, इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरीके से देखेंगे और वो जो फॉर्मूला है किस तरीके से आएगा। ओके, ठीक से समझना। चार्ज का बेसिकली दो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक हम पॉइंट चार्ज को लेंगे और एक लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, पॉइंट चार्ज का मतलब जस्ट एक सिंगल चार्ज, प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, दैट्स इट। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब होगा कि चार्ज
डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, इतना तक ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब पॉइंट चार्ज तो हो गया एक प्लस चार्ज या एक माइनस चार्ज, कोई एक जगह पे प्लेस्ड है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, चार्ज यहाँ मूव नहीं करेगा, तो पॉइंट चार्ज हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3 तरह का। एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक लाइन में, ओके। एक होता है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या, हम चार्जेस को एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं, एक सरफेस में अरेंज कर सकते हैं, और एक वॉल्यूम में सेट कर सकते हैं। ओके, यही सब हो सकता है। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। लिनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है? एक लाइक एक वायर है, इनफाइनाइट है, ऑब्वियसली इनफाइनाइट हो फाइनाइट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वायर है, वायर के ऊपर हम चार्ज को ऐसे अरेंज कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है? देखो, पूरा जो लेंथ है और पूरा जो चार्ज है उसको हमको मालूम होना चाहिए, तब हम यूनिट लेंथ में, ये यूनिट लेंथ में डीएल से हम छोटा वाला लेंथ जो है, स्मॉलेस्ट लेंथ है, वो डीएल से इंडिकेट करते हैं। तो देखो, पूरा जो वायर है इसमें जितना चार्ज है इस वो अगर जान लिए, और पूरा लेंथ क्या है वो अगर जान लिए, तो डीएल मतलब छोटा वाला लेंथ में कितना चार्ज रह सकता है उसका जानने का ज़रूरत है। क्योंकि अगर छोटा वाला एक एरिया में कितना चार्ज है, छोटा वाला एक लेंथ में कितना चार्ज है, वो अगर हम जान गए तो उससे हम पूरा जो वायर है उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। इसीलिए ये छोटा वाला जो पार्ट है उसमें कितना चार्ज है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सबसे छोटा वाला पार्ट क्या हो सकता है? एक यूनिट लेंथ। अगर हम लेंथ को लेके काम कर रहे हैं तो सबसे छोटा क्या हो सकता है? 1 मीटर, यूनिट लेंथ जिसको हम बोलते हैं यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है? तो क्या करेंगे, टोटल जो चार्ज है, एकदम बेसिक वाला क्लास 9 और 10 वाला जो मैथ है, टोटल जो चार्ज है उससे टोटल जो लेंथ उसको डिवाइड कर देंगे। टोटल चार्ज और टोटल लेंथ, उससे क्या मिलेगा? यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है मिल जाएगा। उसको हम इंडिकेट करते हैं लैम्डा से। टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, जिसको हम लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इस लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका एकदम बेसिक मतलब क्या है? यूनिट लेंथ, यूनिट 1 मीटर वाला जो लेंथ, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, दैट्स इट, दैट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर देखो, अगर यूनिट लेंथ का चार्ज हम जान गए तो डेल एल जो लेंथ है, ऑब्वियसली यूनिट लेंथ से बड़ा है ये, तो डेल एल लेंथ में कितना चार्ज रहेगा? अगर हम मान लें डेल एल लेंथ में डेल डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा, तो हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी एल। डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी एल। क्या? यूनिट चार्ज इनटू द लेंथ, ऑब्वियसली जितना लेंथ का चार्ज चाहिए उतना लेंथ का मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट। ये हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? एक सरफेस है, एक एरिया है, इसमें कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके।
तुम फाइनाइट सरफेस भी ले सकते हो, इनफाइनाइट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ कितना चार्ज है अगर वो मालूम हो जाए, और कितना सरफेस है वो अगर मालूम हो जाए, तब वही सेम प्रोसीड्योर में हम छोटा वाला एक यूनिट सरफेस में, मतलब 1 मीटर स्क्वायर, सबसे छोटा वाला जो सरफेस हो सकता है यह यूनिट सरफेस में कितना चार्ज है उसको पहले निकालना पड़ेगा। कितना हो सकता है? टोटल, सेम वाला थ्योरी हाँ, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, इसको हम लिखेंगे सिग्मा से, जिसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। छोटा वाला, एकदम से छोटा वाला जो एरिया हो सकता है, एकदम से छोटा वाला जो एरिया हो सकता है, उसका अंदर कितना चार्ज है वो है सिग्मा। ओके, तो अब अगर मैं ds जो एरिया है, इससे लगभग बड़ा वाला जो एरिया है, उसमें कितना चार्ज हो सकता है, हम मान लेते हैं dq अमाउंट ऑफ चार्ज उसमें है। तो कैसे लिखेंगे? dq इज इक्वल टू सिग्मा ds, यूनिट चार्ज इनटू द एरिया। ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसी तरह से जो लास्ट वाला था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक रफली एक वॉल्यूम है, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सेम वाला थ्योरी के यूनिट वॉल्यूम में, मतलब 1 मीटर क्यूब, जिसको हम बोलते हैं यूनिट वॉल्यूम, जिससे छोटा वाला वॉल्यूम और हो ही नहीं सकता। यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, क्या करेंगे? टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, इसको हम लिखेंगे रो से, जिसको कहेंगे एज यूजुअल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये हो गया यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। तो अगर मुझको ये जो dv, अगर हम कुछ वॉल्यूम ले लेते हैं dv वाला, तो इसमें कितना चार्ज हो सकता है? कितना हो सकता है? ऑब्वियसली रो इंटू dv। यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है इंटू द वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम के लिए चार्ज चाहिए उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वह कितना चार्ज है उस वॉल्यूम में निकल जाएगा। ये हो गया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। और एक वाला जो पॉइंट था वो था पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट चार्ज जस्ट एक सिंगल चार्ज है, वो सिंगल चार्ज कोई भी जगह पे प्लेस्ड है। ओके, ठीक है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो सकता, कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। याद रहे, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अच्छा, मैं एक छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अल्फा पार्टिकल का चार्ज, बीटा पार्टिकल का चार्ज, और भी जो तरह का पार्टिकल होता है उसका चार्ज कितना होता है, उसका जो वैल्यू, उसका एक वीडियो बना के मैं वो इस चैनल में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब जो लास्ट पॉइंट ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब एक लास्ट पॉइंट है, जिस पॉइंट का हिंट लेके हम सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट करेंगे कि ये जो प्लस और माइनस वाला जो चार्ज है, चार्ज तो दो ही आ रहा है, एक प्लस वाला चार्ज और एक माइनस वाला चार्ज। फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कि जो सेपरेशन है कि एक एटम है, एटम से
एक इलेक्ट्रॉन एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जा रहा है, वो जो रिमेनिंग पार्ट है वो पॉजिटिव हो जा रहा है और जो इलेक्ट्रॉन है वो हो रहा है नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, नेचर में दो तरह का ही चार्ज एग्जिस्ट करता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को हम करीब ले आए तो क्या होगा उसके अंदर, एट्रैक्शन होगा। और अगर एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव चार्ज को ले आए तब होगा क्या, तब होगा रिपल्शन। अब अगर एक नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज को ले आए तब भी रिपल्शन होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर हम सेम चार्ज को, सेम चार्जेस रिपल each other और different charges attract each other। रीज़न क्या है, रीज़न ये जो डिफरेंट चार्ज है वो कोलाबोरेट करके स्टेबल हो सकता है। वो जो सेम चार्ज है वो कभी भी कोलाबोरेट करके न्यूट्रल नहीं हो सकता है, उसके लिए रिपल करता है। क्योंकि एम तो सेम ही है ना कि स्टेबल होना है, ओके, स्टेबल होना है। तो स्टेबल होने के लिए ऑपोजिट चार्ज होने का बहुत ज़रूरत है। तो ये हो गया अट्रैक्शन और रिपल्शन, है ना। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है क्या है। अट्रैक्शन और जो रिपल्शन है ये है क्या, इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स। अट्रैक्शन और रिपल्शन इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स। तो दो चार्ज के बीच में ये जो हो रहा है अट्रैक्शन रिपल्शन, इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स, ओके। तो हमारा जो कुलम सर था, कुलम सर ने इस अट्रैक्शन और रिपल्शन के ऊपर ही काम किया है कि कितने अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन का वैल्यू कितना हो सकता है, ओके। तो ये सब के ऊपर उसने काम किया था। फोर्स क्या है उसके ऊपर बहुत सारा काम किया है उसने। तो यह इस लेक्चर का एंड है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है, ये जो फोर्स है, इस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम चार्ज क्या है, चार्ज का एक्चुअल ओरिजिन क्या है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये सब हम पढ़े। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और जो करने का मन चाहे कर दो वीडियो के साथ। तो मिलते हैं सेकेंड लेक्चर में, जहाँ हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले प्लीज़ आप सब लोगों के पास एक रिक्वेस्ट है, वेक्टर का जो बेसिक है, बेसिक जो नॉलेज है, वेक्टर ट्रायंगल लॉ और वेक्टर कैसे लिखते हैं, वो सब प्लीज़ एक बार 11 का जो बुक है, बुक से पढ़ के आना। और अगर वीडियो का कोई ज़रूरत है तो आई टैब में वीडियो सजेस्टेड है, एक बार काइंडली देख के आना कि वेक्टर का वो जो मामला है वो सब क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं सेकेंड लेक्चर में।